हाय प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि हमने देखा था कि यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर 2019 का शिफ्ट 1 का पेपर हमने सॉल्व कर लिया था। अब शिफ्ट 2 का पेपर है। पहले 19-20 क्वेश्चन मैथ का है, उसके बाद रीजनिंग का होगा। ठीक है, पहला वीडियो जो है ये मैथ का है और ये सारे क्वेश्चन जो है हमने हिंदी में रखा है। अगर आपको कोई ऐसा भी स्टूडेंट हो जिनको लगे कि नहीं सर बाई लैंग्वेज लाओ, तो हम इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को ला देंगे। ओके, तो अभी बिना डिले किए हुए क्वेश्चन पर आते हैं। 19 क्वेश्चन पहले मैथ के हैं, राइट। तो कह रहा है एक्स के बैंक खाते में जमा राशि, एक्स के बैंक खाते में जमा राशि कितना है? 100, 100 रुपए, जस्ट वेट, 100 रुपए और 82 पैसे है। जमा रुपए है 74.35 रुपए जमा करने, मतलब कि इतना तो पहले से था और उन्होंने 74.35 रुपए और डिपॉजिट कर दिया और 15.70 रुपए निकालने के बाद पहले इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद देखेंगे ये पहले का बैलेंस था, ये बाद में जमा किया गया, तो टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा? 2 और 5 7, 8 3 11.415 और 7, तो जो अभी बैलेंस है 175.17 और कितना उन्होंने निकाल लिया? 15.17 निकाल लिया। इतना निकाल लिया तो आपका इतना घटा दो, ये आप देखेंगे 0 मिलेगा, ये आपको 5 और ये 2 और 1, राइट। यानी अब आपके पास जो अकाउंट में बैलेंस है 125 है, रुपया क्या है? 125 है, राइट। फिर उन्होंने आगे क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक 5 रुपए की कितनी चॉकलेट खरीद सकता है, तो मतलब एक टॉफी की कीमत कितना है? रुपया 5। तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास 125 रुपए है, एक चॉकलेट खरीदना है जिसका कॉस्ट है, जिसकी कीमत है 5 रुपए, तो आप इसको 5 से क्या करो? भाग दे दो। तो आप देखेंगे 5 दूनी 10, 25, कितने चॉकलेट आपको खरीद सकते हैं? 25। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 25, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आपसे कह रहा है कि न्यूनतम संख्या क्या है जिसे प्रत्येक स्थिति में 12, 20, 24 से विभाजित करने पर शेष 8 बचे। कितना शेष बचना चाहिए? शेष फल जो बचना चाहिए विभाजित करने के बाद इस पे शेष फल आपका 8 होना चाहिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे, इन तीनों नंबर्स के क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसी छोटी से छोटी संख्या आप लीजिए जो तीनों को डिवाइड कर दे, जो वो संख्या तीनों से डिवाइड हो जाए। तो आप देखेंगे इसका 120 एलसीएम होगा। कितना होगा? 120। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? तुरंत एलसीएम पता होना चाहिए। अगर एलसीएम आपको नहीं पता है तो पहले हम क्या करते हैं, 12, यहाँ भी आप सीखो, लेकिन छोटे छोटे नंबर का एलसीएम तो आपको ऐसे ही पता होगा। पहले दो संख्या का एलसीएम लेते हैं, जैसे 12 और 20, इसका देखेंगे 60, क्या आएगा? 60। अब 60 और 24 का एलसीएम लें तो 120 ही आएगा। 60 दूनी 120, 24 पंजे 120, तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 120। जो 120 है ये तीनों से डिवाइड है। ये क्या है? तीनों से डिवाइड है। 12 से भी है, 20 से भी है, 24 से है, राइट। तो हमें शेषफल कितना चाहिए? 8। 12 से डिवाइड करो देन भी शेषफल कितना मिलना चाहिए? 8। 20 से डिवाइड करो देन भी शेषफल 8 और 24 से भी डिवाइड करने के बाद शेषफल कितना मिलना चाहिए आपको? 8। तो इसलिए कुछ नहीं करना, जो लिस्ट नंबर निकल के आता है उसमें 120 प्लस 8 और जोड़ दो, क्योंकि रिमाइंडर आपको कितना मिलना चाहिए? 8। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 128।
ओके, अब जैसे आपको ना हो तो किसी भी संख्या से आप भाग करके इसमें देख लो। 12, 128, 12 से हम चेक कर लेते हैं। 1 जा ये 0, ये इधर 0 बच गया, इधर 8, ये 0 और जस्ट वेट। तो आप देखेंगे यहाँ आपका रिमाइंडर कितना बच गया, 1, और यहाँ एक 0 बढ़ा दो, बस ये हो गया। ऐसे आप इसको किससे भाग करेंगे, 12 से, देन भी रिमाइंडर 8 बचेगा। 20 से भाग करेंगे, देन भी रिमाइंडर 8 बचेगा, और 24 से भाग करेंगे, देन रिमाइंडर बचेगा। तो हमने क्या बताया, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आप उसके एलसीएम लेने के बाद जितना रिमाइंडर आपको चाहिए उतना और ऐड कर दो, बिकॉज ये जो लिस्ट नंबर आता है ये तीनों से डिविजिबल है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 128। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 2x 2x + 3 और 5x + 4, राइट। फिर कह रहा है ये जो रेशियो है 3:4 के रेशियो में है, लेकिन ये क्या है, त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक है यानी 3 का हम कितने बार गुणा करेंगे, 3 बार। 4 का भी 3, यानी 3 की पावर होनी चाहिए 3, और 4 की पावर 3। तो आप इसको एक स्टेप और मूव करें तो आपको ये मिलेगा 2x + 3 डिवाइड बाई 5x + 4। 3 की पावर होती है 3, 27, और 4 की पावर क्या होती है, 64। देखो दो तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, या तो आप अब इधर से इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, जैसा आपको पता है, ऐसा इधर से है, बट आपको पता है 2x + 3 बराबर 27 है, या इसी को ले सॉल्व कर लो वैल्यू, या 5x + 64 बराबर रख के इसको सॉल्व कर लो, तो पूरा ज्यादा बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ऐसे आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप इतना लिख दो कि 2x + 3 बराबर 27। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 2x 3 इस साइड भेज दो तो प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, 2x + 24, और x बराबर कितना आ गया, 12। बस आपको यही तो x का वर्ग पूछा गया है। x का वर्ग अगर देखें तो बताओ x का वर्ग क्या आएगा, अगर आपकी x की वैल्यू 12 है तो x का वर्ग क्या आएगा, 144, राइट। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया, ये आ गया। ठीक है, आप यहाँ x की वैल्यू देखो 12, यहाँ x की वैल्यू कितना है, 5 है, 12 आ गया, तो 12 × 5 + 4 आप देखेंगे आपको कितना मिलेगा, 64। तो आपको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम लगेगा। जब आपको पता है ये वैल्यू 27 के बराबर है, या 5x + 64 ये वैल्यू क्या है, 5x + 4 64 के बराबर, तो यहाँ से भी आपको वैल्यू x की मिल जाएगी, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राइट, तो इसमें कह रहा है कि एक छात्र एक परीक्षा में 85 अंक प्राप्त करता, कितना, 85%। ओके, 4 विषयों में अंक जो है 79, 81, 81, 88 और 94, ये 4 सब्जेक्ट का है। 5th सब्जेक्ट हमें पता नहीं है, तो हम मान सकते हैं कि जो इनका फुल मार्क्स रहा होगा वो कितने का रहा होगा, 100। अगर 5 एक सब्जेक्ट में फुल मार्क्स, जो फुल मार्क्स रहा होगा इनका एक सब्जेक्ट में कितना रहा होगा, 100, तो 5 सब्जेक्ट में कितना रहा होगा, 500, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि 500 का 85%, पहले हम इसी को निकाल लेते हैं, 500 का 85% कितना होगा, राइट, ये कट गया, फिर 5 × 85 आप देखेंगे 425 होगा। ये इन्होंने 85% मिला इनको, लेकिन 4 का 3 इनके पास है, 5वें का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ के यहाँ से घटा देंगे। 9 1 10 18 4 22 के 2, कैरी 1, कैरी कितना आ जाएगा, 1।
7 1 8, 7 1 8, 8 8 16, 24, 24 9 कितने हो गए? 33, 300, 24 9 33। ठीक है, 7 1 8 1 24, 24 9 33। ये तो 4 सब्जेक्ट हो गया। इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। 85% जब हमने निकाला 500 का 425, और ये आपका हो गया 332। ओके, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, ये घटाना है, और 11 में से 3, तो आपका कितने मिल जाए? 18, 3 मार्क्स। तो आप देखेंगे फिफ्थ सब्जेक्ट का जो मार्क्स आएगा, वो फिफ्थ सब्जेक्ट का मार्क्स वो कितना आएगा? 83। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो निकल के आएगा वो कितना आ गया? 83, राइट। ओके, सबसे पहले आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट का गिवन है, 1 2 3 और 4। 5 सब्जेक्ट का जो फुल मार्क्स बनेगा वो 500, 500 का 85%, देन 4 सब्जेक्ट का जोड़ के आप घटा दो, जो आपका डिफरेंस निकल के आएगा वो फिफ्थ सब्जेक्ट के लिए होगा, राइट। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो आप देखो कुछ वस्तुओं को उनके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया गया था। इस प्रकार की वस्तुओं, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया था और दूसरे को अंकित मूल्य पर 10% हानि पे बेचा गया। तो इनके पास 2 आर्टिकल है। तो आर्टिकल फर्स्ट, ध्यान से समझना, ये आर्टिकल फर्स्ट है और ये आर्टिकल ले लेते हैं सेकंड है। हमें नहीं पता इनके क्रय मूल्य कितना है, हम मान लेते हैं इनके 2 चीज होता है। एक क्रय मूल्य को हम सीपी बोलते हैं, क्रय मूल्य, राइट। एक होता है मार्क्स प्राइस जिसको बोलते हैं अंकित मूल्य, एक होता है सेलिंग प्राइस। ये क्रय मूल्य होता है, ये हमारी कॉस्ट होती है, सेलिंग, इन्हीं दोनों का डिफरेंस ही हमें प्रॉफिट देता है। मार्क्स प्राइस क्या होता है? जैसे आप 100 रुपए की चीज, आपकी लागत है किसी चीज को बनाने में, आप 120 रुपए में अंकित कर देते हो, फिर उस पर या डिस्काउंट देते हो या नहीं देते हो, वही हमारा क्या होता है? मार्क्स प्राइस। डिस्काउंट देते हो तो उसके बाद बेचते हो तो वो सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन आप मार्क प्राइस पे भी बेच दे रहे हो तो वही हमारा सेलिंग प्राइस होगा। ओके, डिपेंड करता है। अब इसमें मान लेते हैं कि हमें नहीं पता है, ये पहले आर्टिकल के लिए इन्होंने 100 रुपए हम मान लेते हैं, दूसरे भी आर्टिकल के लिए कितने मान लेते हैं? 100 रुपए। अब कह रहा है कुछ वस्तु को उनके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंक किया जाता है। 100 का 25% 25 रुपए होता है, तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? मार्क्स प्राइस 125। इसमें भी जोड़ दें आप 125, राइट। यहां तक तो सबको समझ में आ गया। 25% अधिक, हमने 100 मान लिया, 100 मानना ज्यादा इजी था। 100 का 25%, 25 रुपए जब जोड़ेंगे तो ये आपके मार्क्स प्राइस निकल के आएंगे। इस प्रकार की वस्तुओं, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य यही कहलाता है, 20% लाभ पर बेचा गया। अब आप बताओ, 20% लाभ पर, अंकित मूल्य का 20% लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब हुआ कि 125, 20% लाभ का मतलब होता है 1/5 होता है। कितना होता? 1/5। अगर ये आपका 5 था तो 1 का लाभ हो जाएगा, तो 5 + 1 कितना होगा? 6। ओके, तो ये कह रहा है अंकित मूल्य पर 20% लाभ का बेचा गया, तो ये 5 के बराबर था और ये कितने का हो जाएगा? टोटल 6। आप देखेंगे 5 दूनी 10, 25, और कितना हो जाएगा? 25 × 6, तो आपका आंसर क्या आएगा? 150। ठीक है, जिस पे ये कह रहा है उसी पर, मार्क्स प्राइस पर 20% पे बेचा गया। तथा दूसरे को अंकित मूल्य, यही है, अंकित मूल्य पर 10% हानि पर बेचा गया। अब इसका 10% हानि क्या होता है? 125। ये तो अपने आप में 100 है, इसका 10% हानि मतलब 9। अगर 10% की वैल्यू आप निकालो, 1/10 होता है। आपका तो ये था, लेकिन एक आपने क्या बेच दिया? लॉस पे बेच दिया, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9/, क्या होता है? 10 होता है। देखो अल्टीमेटली यही मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा से सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू। अच्छा, यहाँ 125 जस्ट अब सॉल्व करना है, ज्यादा कुछ है नहीं। ये 9, तो एक पॉइंट लगा दें यहाँ। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, इधर हम लिख दे रहे हैं 125, 1.12.5
0.5 इंटू 9। तो आप देखेंगे 9 बचे 45 के 5, कैरी कितना है 4, 9 दूनी 18, 18 4 22 के 2, 9 और 2 11। तो दूसरे का जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 112। दोनों को हम अल्टीमेटली जोड़ लेते हैं, यही तो हमारा हो गया। दोनों को अब जोड़ते हैं, आर्टिकल फर्स्ट और सेकेंड को, ठीक है, यहां हम जोड़ दे रहे हैं इसमें। तो आप देखेंगे पहले आर्टिकल आपने 150 में बेचा, दूसरा आपने कितने बेचा 112.2 पर बेचा, तो टोटल आपने बेचा 162.5। तो आपको बताना कुल प्रतिशत लाभ। देखो आपके पास दो आर्टिकल थे, एक का कॉस्ट प्राइस 100 और दूसरे का कॉस्ट प्राइस कितना 100, तो मिला के टोटल जो आपकी कॉस्ट प्राइस हुई 200 हो गई। लेकिन आपने इसमें कितने में बेचा, कितने के 100, 200, 262 होगा, सॉरी ये कितना होगा 268 होगा, 262.5 होगा। आपने बेचा इसको 262.5, राइट। देखो इसको 100 बना लो, इसको 100 बना लो। तो इसको 100 बनाने के लिए आप किससे भाग देंगे 2 से, तो इधर भी आप किससे भाग दीजिए 2 से। तो आप देखेंगे ये कितना हो गया 100 हो गया, और ये देखेंगे 131.25। बस यहीं से देखो ये 100 है, ये कितना 131.25 है, दोनों का डिफरेंस कितना का आ जाएगा 31.25। बस ऐसे भी परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। तो इतने का प्रॉफिट हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, राइट। और नहीं दोनों का डिफरेंस लेके 200 से डिवाइड करके इंटू 100 कर दो, अल्टीमेटली आंसर आपका यही आएगा। कहने का मतलब है कि अप्रोच इतनी है, बाकी सिंप्लीफिकेशन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20% और 10% के दो क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु को 954 रुपए में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस। अच्छा ये आर्टिकल को बेचा कितने, मतलब बेचा कितने गया है 954, इतने में सेल किया गया। दो क्रमिक छूट का एक फार्मूला होता है, आप सभी को पता होगा, -20 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। जस्ट आप देखेंगे इसको इस कैंसिल हो जाएगा, ये 30 - 2 बराबर कितना आ गया 28% का उन्होंने छोड़ दे दिया। देखो मार्क्स प्राइस भी अपने आप में 100% का था, तो 100 में से आपने कितने प्रतिशत का छूट दे दिया 28 का, तो वो रिमेनिंग बचेगा कितना 72% का। तो इसका मतलब जो सेलिंग था ये 72% का था, और मार्क्स प्राइस निकालेंगे वो अपने आप में 100% होता है। बस इसको जस्ट हमें क्या करना है डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए देखते हैं, ये आपका 4 से कैंसिल होगा, 18 चौक 72, ये आपका 25, राइट। ये देखिए 18 25 90 और 18 36 18 54, तो आपका जो बचेगा ये इससे कैंसिल होके तो 53 इंटू 25। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दिए, 25 75 के 5, कैरी कितना आ गया 7, और 25 पंजे 125 और 7 32, तो 132, यानी ये आपकी मार्क्स प्राइस थी, ठीक है। तो यही चीज हमें बताना था 1325, राइट। 1325 आपके मार्क्स प्राइस हो जाएंगे, इस पे दो क्रमिक छूट देने के बाद तो आपकी सेलिंग प्राइस ये होगा, ओके। अब अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित मूलधन पर 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपए कम है, मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो 2 वर्ष के लिए दिया जाता है, तो अगर आप देखें तो एक आपने सीआई पर दिया है, एक आपने किस पे दिया है सीआई पर, और एक आपने एसआई पर दिया है। आपको पता होगा चक्रवृद्धि पर ब्याज लगने वाला होता है, ठीक है। और ये आपने एसआई दिया, एसआई तो पहले साल के लिए भी 10% रहा होगा, दूसरे भी साल के लिए 10% रहा होगा, टोटल कितना प्रतिशत रहा होगा 20%, ठीक है। कितना रहा होगा 20%, ठीक है। लेकिन
एसआई तो पहले सीआई पर पहले साल तो 10% रहा होगा, इतना ध्यान देना, और दूसरे साल भी कितना रहा होगा, 10% रहा होगा। लेकिन दूसरे साल 10% का 10% बराबर 1% और हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1%। टोटल कितना होगा? 21%। ओके है ना। पहले एसआई पर क्या होता, फर्स्ट ईयर, सीआई पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, पहले साल तो 10% रहा होगा, दूसरे साल भी 10% रहा होगा, लेकिन दूसरे साल में ये जो आपका 10% का 10% 1/10 यानी 1% और बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके। तो आप देखेंगे दोनों का डिफरेंस, सीआई और एसआई का डिफरेंस 21% माइनस 20%, ये कितने के बराबर दिया? 1 रुपए का कम है, मतलब डिफरेंस है। तो 1% बराबर 1 रुपए, 1 रुपए, तो 100% बराबर आपका हो जाएगा 100 रुपए का। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा कितना हो जाएगा? 100 रुपए हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 साल के लिए 2000 रुपए के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो 2000 रुपए है, 2000 रुपए, अगर हम इसका एसआई निकालें, सिंपल इंटरेस्ट, तो एक साल में 10% है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा? टोटल 30% हम ये बोल सकते हैं। अब 2000 का 30% जस्ट 600 हो गया। कितने हो गए? ओके, ये तो हमने, लेकिन सीआई कितना होगा? सीआई आपको हम बताएं, 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, वो 1 क्या होता है? 10 होता है। अगर पहले साल 10 रुपए था, दूसरे साल 1 रुपए क्या है, बढ़ जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा? 11। हाँ, 10 से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। ये भी वैल्यू 10 से कितनी हो जाएगी? 11। आप बस इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप देखेंगे 1, और फिर इधर देखेंगे तो ये 11 इंटू 121, ये 1331 हो जाएगा। तो इसका मतलब अभी हमने प्रिंसिपल देखा 1000 है, लेकिन रियल में प्रिंसिपल कितना है? 2000 है। ठीक है, और है यहाँ कितना? 1000 है ये वैल्यू। और इसमें किसमें कितने प्रॉफिट हुआ? तो आप देखेंगे ये 1000 से 1331, इन दोनों का डिफरेंस कितने का हुआ? 331 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो ये देखेंगे आप 2, तो यहाँ आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी 662, यानी जो सीआई निकल के आएगा 62। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितने रुपए है? 62 रुपए है। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पार्टनर है एक्स, वाई और जेड ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3000 रुपए था, एक्स का हिस्सा जेड के मुकाबले 400 रुपए कम है और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपए कम है, तो एक्स, वाई और जेड का लाभ साझेदारी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें अनुपात बताना है, तो जस्ट एक्स, वाई, जेड। ओके, टोटल जो इनके प्रॉफिट हैं वो रुपए कितने हैं? 3000। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा इसको आप इंटरप्रेट करते हैं उसी लैंग्वेज में। एक्स का हिस्सा जेड के मुकाबले 400 रुपए कम है, तो हम बोले अगर एक्स का हिस्सा जेड के मुकाबले 400 रुपए कम है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर मान लो एक्स आपका एक्स था, जेड एक्स है, एक्स का हिस्सा जेड के मुकाबले 400 रुपए कम है, तो एक्स में से हम 400 रुपए घटा दें। ओके, ये आ गया। और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपए कम है, तो हम x माइनस 2 कर दें, बस ये हो गया। ये मिला के टोटल कितने के बराबर होना चाहिए? ये प्रॉफिट 400 प्लस x माइनस 200 प्लस x
तो ये आपका 3000 होगा। इसको जस्ट सिंप्लीफाइड कर लो, 1x 2 और 3, 3x, राइट। ये -400 और -200 600 इधर जाके घट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सॉरी 3000। जस्ट वेट, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आपको 3000 प्लस 600, तो देन x की वैल्यू 3600 1200 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 1200। लेकिन रेशियो बताना है, तो यहाँ अगर 1200 रखते हो आप, तो 400 घटाते हो, तो ये कितना आ जाएगा? 800। ये 1200 रखते हैं x की जगह, 200 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 1000। और यहाँ कितना हो गया? 1200, राइट। 2 जीरो से ये कैंसिल हो गया, 2 जीरो से ये, 2 जीरो से ये। और देखते हैं, 4, 2 से 5 और 6, यानी इधर हम लिख दे रहे हैं x का 4, 5 और 6। ये आंसर में मैच करना 4, 5, 6, तो ये हमारा रेशियो होगा। तीनों के प्रॉफिट का जो रेशियो होगा 4, 5, 6 होगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परिवार में 2 माता पिता और 3 बच्चे हैं। 2 माता पिता और 3 बच्चे। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष और बच्चों की आयु 10 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। एक परिवार में 2 माता पिता हैं, ठीक है। तो 2 माता पिता हैं, तो इट मीन्स 2 माता पिता के औसत कितने हैं? 36 वर्ष है। इन पेरेंट्स की सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 एक का, तो 2 का 36 मतलब 72 आ गया, राइट। इनके सम ऑफ एज कितने आ गए? 72। और 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे हैं, तो 3 चिल्ड्रेन हैं, और बच्चों का जो है औसत आयु 10 है। एक बच्चों का 10 है, तो 3 का कितना हो जाएगा? 30। 10 प्लस 10 प्लस 10, राइट, कितना हो गया? 30। टोटल देखेंगे तो इन दोनों को जोड़ दो, 72 प्लस 30, तो टोटल ये जो फैमिली का होगा 102 साल। अब हमें पता है कि माता पिता 2 हैं, 2 ये हो गए, 3 बच्चे हो गए, टोटल मिला के कितने हो गए? 5। 5 से भाग करो आप, 5 दूनी 10, ठीक है, 0 बढ़ा दो, मतलब ये औसत आयु निकले, एज निकल के आएगी। औसत आयु कितनी निकल के आएगी? 20 पॉइंट। ओके, 2 माता पिता, ओके, तो 2 लोग का, एक लोग का 36, तो 2 का 72, और बच्चे हैं, बच्चों का एज, एक का औसत क्या है? एवरेज 10, तो 3 का 30, जोड़ेंगे 102। 102 को 5 लोगों में, फैमिली में टोटल 5 लोग हैं, औसत आपको निकालने के लिए, ठीक है। सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल ऑब्जर्वेशंस, यानी कितने लोग हैं। यहाँ कितने हैं फैमिली में? 5 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20.4, राइट। 18 वस्तुओं को 15 रुपए के औसत मूल्य पर बेचा जाता है। 18 आर्टिकल है और औसत क्या है? 15 है, तो टोटल जो रुपए आ जाएगा 15 अट्ठे 120, 15 और 12 270 रुपए आ गया, ठीक है, राइट। प्रत्येक 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 रुपए था। अच्छा, 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य था 12 आर्टिकल का कितना था? 16 रुपए था। तो इसको देखें, 16 दूनी 32 के 2, 16 और 3 19, राइट। यदि लेन देन में कोई लाभ हानि नहीं हुई, तो शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो, मतलब हानि लाभ नहीं हुई, तो ये भी वैल्यू 270 होना चाहिए। तो आप देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया। मतलब आपने पहले ये देखा बेचा गया था 18 आर्टिकल 15 रुपए के, तो औसत था, तो टोटल कितना आपके पास आ गया? 270। लेकिन 12 आर्टिकल आपने जो 16 रुपए पर खरीदा था, तो आपका जो हो गया ये 192 हो गया। लेकिन आपको प्रॉफिट ना लॉस हुआ, तो इसका मतलब है ये कितने का डिफरेंस है? 78 का। अब शेष, चूंकि आपके पास 18 आर्टिकल है, आपने 12 आर्टिकल का बताया, तो 6 आर्टिकल को हम इससे डिवाइड कर देते हैं, तो आपका आंसर आएगा 13।
तो 6 वस्तु में प्रत्येक का जो क्रय मूल्य होगा वो 13 रुपए होगा। ठीक है, प्रत्येक का क्रय मूल्य एक औसत इसका निकल के आएगा 13। इस क्वेश्चन का आंसर 13 होगा, राइट ना। ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, राइट। बी 12 दिन में करता है। बी कितने दिनों में करता है? 12 दिन में। और सी कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा? सी को हमें बताना है, राइट। यदि सभी तीन मिलकर इसे 3 दिनों में पूरा करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करते हैं? 3। अच्छा, सी का हमें नहीं पता है तो सी को अभी जस्ट हटा देते हैं। सी की हमें टाइम ही तो निकालना है। अब देखो, हम मान लेते हैं कि इनका एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा, जैसा आपको पता है। तो इनकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, तीनों की एफिशिएंसी ये निकल के आ जाएगी। यहां से ये तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। तो ए 3 के एफिशिएंसी से काम करेगा अगर 8 दिन में खत्म करता। 12 को 2 के एफिशिएंसी से काम करना पड़ेगा, और इनको मिल के तीनों को 3 और 24 8 के, एक दिन में 8 काम। देखो, ये एफिशिएंसी निकल के आता था। अब आप बताओ, ए और बी की एफिशिएंसी 5 है और तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है? 8 है। तीनों की कंबाइंड 8 है और ए और बी की कितनी है? 5 है। तो सी की जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 3। तो हम कह सकते हैं सी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी? 3। एफिशिएंसी निकल के आया है, ठीक है। इधर हम एफिशिएंसी देख रहे हैं इनके। तो अगर टाइम बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितने हैं? 24 है, और इसको कराना है किससे? सी से। कितने की एफिशिएंसी करेगा? 3। यानी एक दिन में 3, तो 8 दिन में ये काम को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ये आंसर हुए, राइट। तो इस क्वेश्चन पर यात्रा पर जाने वाले एक व्यक्ति पहले 120 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर की प्रति घंटा और अगले 12 किलोमीटर को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। यात्रा की औसत चाल क्या है? औसत चाल क्या होता है? एक बार अब इसको समझो। एवरेज स्पीड ये होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, जितना आपने डिस्टेंस कवर किया, राइट, और टोटल टेकन बाय टाइम ये होता है। डिस्टेंस हमें पता है, पहले 120 देन 12, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 132। अब कितना टाइम लगा? टाइम देखो, टाइम टोटल टाइम 120 60 की स्पीड से प्लस 12 किलोमीटर कितने की स्पीड से? 80 के। तो आप देखेंगे इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ये टाइम निकल के आ गया, टोटल टाइम निकल के आ रहा है। टोटल टाइम ये पहले दूरी तो हमें पता है, लेकिन टोटल टाइम इन्होंने कितना लिया? अलग अलग जो लेते हैं टाइम उसको एक साथ जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये आता है 3 20 बेतुनी 40 43/20 घंटे। तो इसको जस्ट आप क्या करो, यही फार्मूला हो गया। इसको किससे हम डिवाइड कर देते हैं? 20 से। ये 20 कहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा? ऊपर 132 इंटू 20 डिवाइड बाई 43। इसको जस्ट भाग करके आप चेक कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप देखेंगे 262 जीरो कितनी बार जाएगा? 6 टाइम। 6 3 18, 6 चौक 24, 1 25, राइट। यहाँ आपका आ गया 12 में से 8 गए, ये सही है, 264 आएगा। ये 264 आएगा, ओके। तो 14 से 8 गए 6, और ये 0, तो इधर कुछ नहीं बचेगा। तो ये कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम 43। इसके बाद ये आपका 7 और 1 पॉइंट के बाद देखें, पहले 2 डिजिट आप चेक कर लो, 2 डिजिट कहाँ मिल रहा है? 61। तो यही आंसर हो जाएगा। आगे आप निकालेंगे तो ये 3 टाइम जाएगा, फिर आगे निकालेंगे 9 टाइम, अप्रोक्सीमेट में ये आंसर आएगा। बट हमें 2 डिजिट मिल गया तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अप्रोच समझो, ये होता है ऑरेज का फार्मूला, ठीक है, ऑरेज स्पीड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
दो कारों के चालों का अनुपात स्पीड है, ये स्पीड का अनुपात दिया है फर्स्ट कार और सेकेंड कार, कितना है 10:1। अगर अनुपात ये होता है, टाइम क्या होता है इसका रिवर्स होता है, टाइम का रेशियो क्या होता है रिवर्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए। टाइम इनको लगेगा, टाइम का जो रेशियो होगा 11:10। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए। दो कारों के चालों का अनुपात 10:11 है। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर दूरी तय करती तो दूसरी कार की चाल क्या है? तो देखो, पहली कार 10 घंटे में 500, तो पहली कार का हम स्पीड निकाल सकते हैं 10 घंटे में 500, तो पहली कार का स्पीड कितना हो गया 50 हो गया। तो ये वैल्यू पता है, तो दूसरी कार की चाल क्या, चाल ही पूछा गया तो कोई इश्यू नहीं है, आप डिस्टेंस से मतलब नहीं है, तो ये हमें पता है। अभी टाइम को हटा दो, टाइम का कोई यहाँ यूज नहीं है। अभी देखो, आपको पहली कार ये कितने के बराबर है, ये स्पीड 50 के बराबर है, कितने गुना है 5, तो इधर भी कितने से गुना करो 5 से, तो कितना आ जाएगा आपका 55। तो दूसरी कार का जो स्पीड होगा 55 किलोमीटर प्रति आवर होगा, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 55। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलन बनाने के लिए ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा से कुछ फार्मूले आपको पता होना चाहिए। कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले, यानी गोले की जो त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या ये आपका है 9 सेंटीमीटर, राइट। तो गोले का जो वॉल्यूम होता है यानी आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब कह रहा है कि इस गोले की त्रिज्या को हमें बेलन में कन्वर्ट करना है, तो बेलन की त्रिज्या आपको दिया गया है, बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, राइट। तो बेलन का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। जब हम गोले को बेलन में करेंगे तो वैल्यूम तो दोनों का उस कंडीशन में भी सेम होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जस्ट सॉल्व कर लो। 4/3 मेंसुरेशन में बस फार्मूला है, अगर फार्मूला आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी ठीक ठाक हो जाए फार्मूले पर, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। और पाई आर स्क्वायर इंटू एच, देखो पाई का मान जो भी होगा दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, दोनों साइड से पाई हटा दो। ये देखेंगे 4/3, अच्छा ये आर क्यूब है, तो 9 का क्यूब यानी 9 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, ना पता हो। ये आर, आर मतलब बेलन, बेलन की त्रिज्या 3 है, 3 इंटू 3, और हाइट तो ही बतानी है आपको, इंटू एच। देखेंगे 3 त्रिका 9, ये 3 9 हो जाएगा, ये 9 से ये 9 कैंसिल हो गया है, ये 3 त्रिका 9, तो अब देखेंगे 12 इंटू 9, तो कितना आ गया 108। 108 सेंटीमीटर की बेलन की क्या होगी, हाइट होगी। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से आप समझना। कह रहा है कि 6 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो 6 से विभाज्य सबसे किससे, 6 से, एक तो हमें देखना है किससे, 11 से। 6 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो आपको पता है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होता है 1000, लेकिन ये 6 से भाग नहीं, हमें क्या चाहिए जो विभाज्य हो, और 11 से विभाज्य 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ये होगी, इससे छोटी संख्या नहीं हो सकती। अच्छा हम क्या करते हैं, ये 6 से विभाज्य होना चाहिए, तो 6 से भाग करके देख लेते हैं ये है कि नहीं है। 6 1 जा 6, 36, फिर कितना आपके बच गए 4, 36, कितने बच गए 4।
लेकिन रिमाइंडर विभाज्य क्या, रिमाइंडर उस केस में क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। यहाँ तो 4 है, तो इसका मतलब है कि 2 और हम जोड़ दे तभी तो ये 6 से डिवाइड होगा। तो आप कहेंगे हाँ सर। तो 1000 प्लस 2, तो यानी जो सबसे छोटी छोटी संख्या होगी 100 होगी। 11 से भी अब इसको भाग करके चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 हो गया। तो आप देखेंगे 11 9 जा 99, ये 1 हो गया, फिर 100, 11 99। अब बताओ यहाँ रिमाइंडर 1 बच रहा, बचना क्या चाहिए, 0। 0 बचने के लिए, और हम इससे छोटी संख्या नहीं ले सकते 1000 से, तो इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो छोटी से छोटी संख्या होगी 11 से डिवाइड होगी, प्लस 10 और जोड़ दो, तो इसको आप जोड़ेंगे तो ये आपको मिलेगा, राइट। अब कह रहा है कि इसके बाद कह रहा है अंकों के योग का गुणनफल। तो अंकों का योग क्या होगा, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2। तो यहाँ आप देखेंगे आपको कितना मिलेगा, 3। इसमें आप देखेंगे 2 ही मिल जाएगा, इसमें कितना मिलेगा, 2। इन दोनों का आपस में गुणनफल करना है, तो 3 इंटू 2 बराबर कितना आ गया, आंसर 6। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या आ गए, 6, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9 9 9 9 और 9। और 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या के बीच का अंतर, 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ये होती है अंतर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपका आंसर आ जाएगा 9899, 9899, ये क्वेश्चन हो गया। ओके, क्योंकि 4 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, नंबर सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट, राइट। तो कह रहा है कि एक कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त पुस्तक वितरित की गई, प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली पुस्तकों की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8वां हिस्सा था। अगर बच्चों की संख्या आधी थी तो बच्चों को 16 पुस्तक मिली होगी। कुल कितने पुस्तक वितरित किए, बहुत ध्यान से समझना। हम मानते हैं बच्चों की संख्या, कुछ मान लेते हैं बच्चों की संख्या। देखो बच्चों की संख्या आप x मानो, या आपको ज्यादा इजी थोड़ा सा बनाना है तो आप 1/8 है तो आप इसको 8x मान लो। मानने के लिए आप 100 भी मान सकते हो, 100x मान सकते हो, कुछ तो थोड़ी सी ऐसी डेटा लो जो आपको सॉल्व करने में इजी हो, ठीक है। अब कह रहा है कि टोटल बच्चों को जो मिलने वाली इस केस में 1/8 है, तो बच्चों की पुस्तक कितनी मिलेगी, पुस्तक मिलने वाली पुस्तक कितने पाएंगे, अगर टोटल 8x है तो इसका 1/8। ओके, तो एक बच्चों को मिलने वाली संख्या कितनी होगी, x होगी, राइट। तो इस केस में टोटल पुस्तक कितने हो जाएंगे, कुल पुस्तक कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सर कुल पुस्तक ये हो जाएंगे, अगर टोटल 8x है, एक बच्चों को इस केस में 1/8 मिल रहा तो x मिल रहा, तो टोटल इस केस में पुस्तकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8x² होगी। इतनी बात आप समझ पाए। इधर देखो, अगर बच्चों की संख्या आधी हो जाए, यानी इसकी आधी कर दे तो कितना हो जाएगा, 4x। अब ये बच्चों की संख्या आधी हो गई, लेकिन अभी भी पुस्तक उतना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो एक को कितने मिल रहा, 16। तो इस केस में जो पुस्तकों की संख्या मिलेगी 16 चौका 64x मिलेगा। अब देखो इस केस में 8x² मिल रहा है, 8x में केस में पुस्तकों की संख्या 64 है, तो हम बोल सकते हैं दोनों तो वैल्यू बराबर होगी। इस केस में भी पुस्तकों की संख्या, इस केस में पुस्तकों की संख्या बराबर होगी। x से ये पावर कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 8 64 8 हो गया। तो कहीं भी यहाँ रख लो, या यहाँ x की वैल्यू रख लो, इसमें भी रख सकते हो और इसमें भी रख सकते हो। तो हम कहेंगे पुस्तकों की संख्या 64 इंटू x का कितने मान आ गया, 8। तो 8 चौक 32, 512 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 512। देखो हमने 8x, x भी आप मान सकते हो, कोई इश्यू नहीं। 8x मानने से थोड़ा से आपकी वैल्यू क्या आ गई, एक इंटीजर मिल गई। ओके, अब x मानोगे 1/8 तो 1/8 x आएगा, 1/8 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं, अगर x मानते हो पुस्तकों की संख्या, बच्चों की संख्या, उसका 1/8 तो x/8 आ जाएगा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, फिर x है तो यहाँ कुल पुस्तकों की संख्या x² 8 करोगे
तो भी आएगा, वो अपने ऊपर है कि डेटा को ऐसा मानो जो कि सिंप्लीफाइड करने में इजी हो। एक लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स एक इमारत की 11वीं मंजिल पर एक लिफ्ट पर जाता है, कितने मंजिल पर? 11th फ्लोर पर जाता है। मेरी बात ध्यान से समझना, एक्स है कितने फ्लोर पर जाता है? 11th फ्लोर पर। ओके, और प्रति मिनट 57 मंजिल की दर से ऊपर चलता है, मतलब एक मिनट में वो 57 मंजिल जाता है, इतना आपको समझना। तो हम बोल सकते हैं कि एक मिनट में जाता है तो उसको टी टाइम लगता है, उसका समय एक मिनट में प्रति मिनट वो जाता है 57, एक मिनट के हिसाब से वो 57 मंजिल ऊपर चढ़ता है, राइट। तो अच्छा 11 मंजिल पर है वो, आगे इसके वो उसको जाना है, ठीक है, और एक मिनट में वो 57 मंजिल जाता है, तो उसको टोटल टाइम तो हम लिख सकते हैं कि जो टाइम हमने मान लिया वो टी मान लिया, या कुछ भी आप मान लो, तो हम आगे बोल सकते हैं कि इसको आगे जो लगेगा 57 टी टाइम लगेगा। इतनी बात समझ पाए आप? ठीक है। अब कह रहा है कि उसी एक ही समय पर y उसी मंजिल की 91वीं मंजिल पर है, y जो है उसी मंजिल पर, अभी वो ये 11th पर था, उससे आगे ये बढ़ रहा है, y 51 पर है। अब वो कह रहा है एक लिफ्ट पर जाता है प्रति मिनट 63 मिनट। इसके लिए क्या है, ये एक मिनट में 63 फ्लोर नीचे आता है, राइट। तो हम इसके लिए भी टाइम t मान लेते हैं, ठीक है। मिनट दोनों के क्या है, टाइम कांस्टेंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइम एक मिनट में। तो लेकिन ये क्या है, 51 पर है, अब 51 से ये नीचे आएगा, तो ये कितने से एक मिनट में 63 टाइम इसको लगता है, मान लो टी। ओके, नीचे उतरता है, तो यदि वे दरों से यात्रा जारी रखते हो तो कितने मंजिल पर उनके रास्ते को पार करेंगे, मतलब जब वो मिलेंगे कितने मंजिल पर उनके रास्ते को पार करेंगे। अब हम देखते हैं दोनों का तो स्पीड देखो, टाइम क्या है, एक मिनट में ये 57 ऊपर चढ़ता है, एक मिनट में ये 63 टॉप होता, तो हम बोल सकते हैं कि 11x के लिए 57 टी, कैपिटल टी रख दें, ज्यादा इजी है, बराबर 51 माइनस टी। ओके, इसको सॉल्व करें तो 63 इधर आ जाएगा, 57 टी प्लस 63 टी बराबर 51 माइनस 11, ठीक है। ये आपको देखेंगे 7 3 10 के 0, 6 5 11 1 12, 120, ये आपको मिलेगा 11 40। तो टी की वैल्यू जो निकल के आएगी 40 1/20, तो टी टाइम जो लगेगा इनको 1/3। मेरी बात सुनो, अब किसी को ले लेते हैं, अगर 1/3 है तो ये क्या है, 57वीं मंजिल पर है, तो 1/3 x को कितना ऊपर जाने का, अगर 1/3 ले रहा है टाइम, तो 57 मंजिल से ऊपर जाने के लिए 57 मंजिल पर, तो इसको कितने मंजिल क्रॉस करना, 1/3 इंटू 57, यानी कितने मंजिल जाना पड़ेगा, 19, यानी 11 से 19 मंजिल ऊपर, 11वीं मंजिल पे x था, 19 मंजिल और जाएगा, तो कितने मंजिल पर क्रॉस करेंगे, 30 मंजिल पर। ये आंसर हो गया। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखो एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, x 11वीं मंजिल पर था, ये उसके ऊपर वो बढ़ रहा है तो आगे बढ़ेगा, और y जो है 51 मंजिल पर था, वो नीचे आ रहा है, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे का आकर लेफ्ट में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। दोनों के लिए एक मिनट में वो 57 मंजिल ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, 11वें फ्लोर से पर है, वहां से ऊपर चढ़ रहा है, और y 51 मंजिल से नीचे आ रहा, कहीं ना कहीं जाके वो दोनों आपस में इसे मिलेंगे, क्रॉस करेंगे, तो ही बताना कितने मंजिल पे क्रॉस करेंगे। तो हमने मान लिया इन दोनों के लिए एक मिनट में ये 57, एक मिनट में 63, हमने दोनों के लिए क्या मान लिया, टी टाइम। तो 51 अब देखो 11 मंजिल पर है और इससे ऊपर जाना है, ठीक है, 11 मंजिल पर प्रति मिनट 57, तो टाइम इसको लगा टी। इसको नीचे ड्रॉप करना, 51 माइनस 63, ये एक मिनट में 63 जाता है, टी दोनों को इक्वल रख दिया, टी का मान क्या निकल गया, 1/3। अब 1/3 है, तो अब बताओ 57 मंजिल एक मिनट में जा रहा है, तो 1/3 इंटू 57, यानी 19 मंजिल बाद ये जाके क्या करेगा, 11 के बाद
एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, राइट। तो आंसर आ जाएगा 30वीं मंजिल पे एक दूसरे को ये क्रॉस करेंगे। ये टाइम आ गया, ये क्या आ गया, आपका टाइम निकल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मैथ के थे कुछ क्वेश्चंस जो आपके शिफ्ट 2 में पूछे गए हैं। अब हम जो क्वेश्चन बनाएंगे वो रीजनिंग की 2 वीडियो आएगी। तो रीजनिंग के टोटल 56 क्वेश्चन है, तो कोशिश करेंगे 25 या 23 या हाफ आप क्वेश्चन की वीडियो बना दें। ओके, अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आया तो आप बताना, अगली क्लास में हम उसके फिर से एक्सप्लेन कर देंगे कोई क्वेश्चन अगर आपको ना समझ में आया। थैंक यू।